हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होगी। भाई बिना बात किए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था भाई सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर में मैंने आपको एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में, मोलिकुलर मास के बारे में, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताया था भाई। अब उस चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमको चैप्टर को आगे बढ़ाना है भाई। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मोल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? मोल के बारे में। मैंने कहा था इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक यही है भाई, मोल कॉन्सेप्ट। और विद्यार्थी को यहीं जाके गड़बड़ी दिखती है कि हमको तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, क्योंकि पहला ही चैप्टर ये है और पहले ही चैप्टर में इसको ही पढ़ाया जाता है सीधा सीधा, मोल अवधारणा को। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, अगर मोल में अगर आपकी पकड़ मजबूत ना हो जाए तो मुझसे कह देना भाई। लेकिन ये वन वे काम नहीं होगा, ये टू वे काम होगा। टू वे का मतलब क्या होगा? जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो भाई। मैंने आपसे कहा है, अगर आप मुझसे पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा भाई आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैंने आपसे कहा था ऑफलाइन क्लास में तो मैं आपकी शक्ल देख के पता लगा लेता, लेकिन अभी ऑनलाइन का जो चल रहा है उसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा है? शेयरिंग के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा आप मुझसे कह सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपका जो डाउट है उसी टाइम उसको क्या कर दूंगा भाई, सोल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई। हम बात कर रहे थे भाई मोल अवधारणा के बारे में। हमने कहा मोल क्या है? किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें Na पार्टिकल, या मैं कहूँगा जिसमें अवगातो नंबर जो अवयवीकरण है वो उपस्थित होते हैं, उसे कहा था हमने एक मोल। फिर हमने कहा हमारे पास जो अवयवीकरण है वो एलिमेंट हो सकता है, यानी वो परमाणु हो सकता है, वो अणु हो सकता है और वो आयन हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक मोल परमाणु है, मतलब उसके पास कितने अणु है? Na परमाणु। मैंने कहा मेरे पास एक मोल अणु है, मतलब उसके पास कितने अणु है? Na अणु। मैंने कहा मेरे पास एक मोल आयन है, तो उसमें कितने आयन है? Na आयन है। ठीक है। फिर हमने कहा कि मोल को हम तीन रूपों में लिख सकते हैं, पार्टिकल के रूप में, मास के रूप में और वॉल्यूम के रूप में। पार्टिकल के बारे में बताया था कि एक मोल क्या होता है भाई? Na पार्टिकल। फिर मैंने बताया था आपको मास के बारे में कि एक मोल जो पार्टिकल है उनका जो मास है वो क्या होता है? मोलर मास। अगर आप एटम ले रहे हो तो उसका जो मास होगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, उसे बोलते हैं हिंदी में ग्राम परमाणु भार। अगर आप एक मोल अणु ले रहे हो तो उसके मोलर मास को क्या बोलेंगे हम? ग्राम मोलिकुलर मास, उसे हिंदी में बोलते हैं ग्राम अणु भार। और अगर मान लो आप एक मोल आयन ले रहे हो तो उसके मोलर मास को बोला जाएगा ग्राम सूत्र भार, या उसे बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। क्लियर है? आज जो मैं बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहे हैं भाई? हाँ, उससे पहले एक बात और बताई थी आपको। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है भाई? 1 मोल एटम की बात कर रहा है। ऐसे लिखा हुआ है 1 ग्राम मोलिक्यूल, लिखा हुआ है 1 ग्राम मोलिक्यूल, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है भाई? वो बात कर रहा है 1 मोल मोलिक्यूल की। ठीक है। वो कर रहा है 1 ग्राम आयन। अगर वो 1 ग्राम आयन लिख रहा है तो समझ लेना वो कह रहा है कि 1 मोल क्या है भाई? आयन। और 1 मोल जानते हो ना क्या होता है? Na। ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर मान लो ऐसे लिख दे 1 ग्राम ऑफ एटम, तो समझ जाना ये मोल नहीं है। विद्यार्थी यही खर्चा होता है, ऑफ लग जाए बीच में तो ये मोल नहीं है। ये क्या है भाई? ये है क्वांटिटी। ये क्या है भाई? मात्रा है। ये क्या है? मात्रा। जैसे लिख दे 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल, पहले बता रहा हूं विद्यार्थी यही जाए गड़बड़ी होती है। तो ये क्या है भाई? क्वांटिटी है। ये क्या है? ओनली फॉर ओनली मात्रा। ये मोल को नहीं दिखाती। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 ग्राम परमाणु है, मतलब मेरे पास कितने परमाणु है? 1 मोल परमाणु। मैं कहूं मेरे पास 1 ग्राम अणु है, मतलब मेरे पास कितने अणु है? 1 मोल अणु। मैं कहूं मेरे पास 1 ग्राम आयन है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास कितने आयन है? 1 मोल आयन। लेकिन मैं कहूं मेरे पास परमाणु का 1 ग्राम है, देखो मैंने क्या कहा? मेरे पास परमाणु का 1 ग्राम है, मतलब वो क्या है? परमाणु की मात्रा। मेरे पास अणु का 1 ग्राम है, मतलब वो क्या है? अणु की मात्रा। मेरे पास आयन का 1 ग्राम है, मतलब वो क्या है? आयन की मात्रा। बात समझ आ रही है? ये टर्मिनोलॉजी हमको बाद में थोड़ी दिक्कत देती है, इसलिए मैंने इस मतलब टर्मिनोलॉजी को यहीं पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। हम तो अपनी जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसकी बात करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि मोल को हम 3 टर्म में लिख सकते हैं। कौन कौन सी टर्म थी वो? एक बार फिर लिख देता हूं ताकि आपको पिछले वाला लेक्चर रिवाइज हो जाए। हम इसको पार्टिकल के रूप में लिख सकते हैं। पार्टिकल्स को बोलते हैं हिंदी में अवयवी कणों के रूप में। हम इसको मास के रूप में लिख सकते हैं, मास को बोलते हैं भार। हम इसको वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है। हमने कहा कि पार्टिकल क्या होगा कि 1 मोल जो है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं भाई? Na पार्टिकल्स होते हैं।
कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na। और आप जानते हो Na क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। फिर हमने कहा मास क्या होगा कि 1 मोल, मैं कहूंगा Na पार्टिकल, सीधे लिख दूं Na अवयवी कणों का भार, Na अवयवी कणों का जो भार है उसे बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे, मोलर मास। क्या बोलेंगे उसे, उसका मोलर मास। और मैंने कहा था अवयवी कण क्या हो सकते हैं हमारे पास, अवयवी कण क्या हो सकते हैं हमारे पास, एटम हो सकता है यानी परमाणु हो सकता है, हमारे पास मोलिक्यूल यानी अणु हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है भाई, आयन। अगर परमाणु है तो उसके मोलर मास को क्या बोलेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास। चर्चा करूंगा इनके बारे में, ध्यान रखना। इसको इन्हें बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। अगर मोलिक्यूल है तो क्या बोलोगे उसे, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। इसको नहीं बोलते हैं ग्राम अणु भार। अगर मान लो आयन है तो क्या बोलोगे, ग्राम फॉर्मूला मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राम सूत्र भार। ठीक है, मैंने कहा था मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लूंगा। अगर आपके पास अवयवी कण परमाणु है तो उसका जो मोलर मास है उसे क्या बोलोगे आप, ग्राम परमाणु भार। अगर मान लो आपके पास अवयवी कण अणु है तो उसका जो मोलर मास है उसे क्या बोलोगे आप, ग्राम अणु भार। अगर मान लो आपके पास अवयवी कण आयन है तो उसका जो मोलर मास है उसे क्या बोलोगे आप, ग्राम सूत्र भार। मैंने कहा था इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम मतलब क्या होगा, 1 मोल एटम। इसे क्या लिख सकते हो आप, 1 ग्राम मोलिक्यूल यानी 1 मोल मोलिक्यूल। इसे क्या लिख सकते हो आप, 1 ग्राम आयन, या मैं कहूंगा 1 मोल आयन। ये बात पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। हम जो बात करने वाले थे वो बात करने वाले थे भाई आयतन के बारे में, यानी हम मोल को आयतन के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले की बात, मैंने आपको बताया था हमने इसको 3 पार्ट में क्यों बांटा। हमारे बांटने का रीजन था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास 1 मोल सेव है, अगर आपके पास 1 मोल तरबूज है, तो उन सेव में और तरबूज की जो संख्या है वो संख्या तो समान होगी, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है और उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा भाई, अलग अलग। तो मैंने कहा कि मोल को हमको 3 रूप में लिखना पड़ेगा, अवयवी कण के रूप में, मास के रूप में और वॉल्यूम के रूप में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भाई आयतन के बारे में। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि हम जब आयतन लिखेंगे तो मोल का आयतन किस प्रकार लिखेंगे, या मोल के आयतन को किस प्रकार निकालेंगे। भाई देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोल के आयतन के बारे में, यानी बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। हम बात कर रहे हैं आयतन के बारे में, और आयतन किसका है भाई, मोल का। मोल के तो आयतन की बात कर रहे हैं हम। अब सुनो भाई, देखो मैं जो आपको आयतन का जो फॉर्मूला निकालूंगा वो निकालूंगा आदर्श गैस समीकरण से। और ये आदर्श गैस जो समीकरण है वो आपने पढ़ा होगा भाई 9th और 10th में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम उसे पढ़ेंगे। और कब पढ़ेंगे भाई, हमारा जो 5वां चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, उसमें हमको उस डेरिवेशन को पढ़ना है कि वो डेरिवेशन कैसे आई और कहां से आई। लेकिन उससे पहले मुझे आयतन समझाना है, तो उस डेरिवेशन को मैं सीधा काम में ले रहा हूं। तो देखो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT। यहां P क्या है, प्रेशर, इसे बोलते हैं दाब। यहां V क्या है, वॉल्यूम, उसे बोलते हैं आयतन। N क्या है, मोल। R क्या है, गैस नियतांक। और T क्या है भाई, तापमान। लिख देता हूं यहां पे P क्या है भाई, दाब। V क्या है भाई, आयतन। N क्या है भाई, मोल। R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक बोलते हैं इसको हिंदी में। T क्या है भाई, टेम्परेचर। ये अपने पास हो गया प्रेशर, ये अपने पास हो गया वॉल्यूम, ये वाला। और गैस कांस्टेंट का मान कितना होता है यहां पर, 0.0821 लीटर केल्विन इनवर्स, इस प्रकार होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, ये है आदर्श गैस समीकरण। बताऊंगा जब चैप्टर आएगा 5, उसमें हमको डिस्कस करेंगे इसको। अगर मान लो मुझे यहां से V का मान निकालना है, अगर मुझे यहां से V का मान निकालना है, आयतन का मान निकालना है, तो प्रेशर कहां चला जाएगा, बटे में। तो अपने पास आ जाएगा nRT/P। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला है कि नहीं है, यहां से किसका फॉर्मूला आ गया भाई, आयतन का। अब देखो अगर यहां पे n, यानी अगर मैं गैस का 1 मोल ले लूं, कितना मोल ले लूं, 1, यानी 1 मोल, n का मान कितना होगा हमारे पास, 1 ले लिया। 1 R का मान कितना होता है, 0.0821। टेम्परेचर कितना लेना है, सुनो ध्यान से। जब भी हम मोल के आयतन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे भाई NTP या हम बात करेंगे STP। अब कहोगे सर ये NTP STP क्या है, सुनो, इसे बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सामान्य ताप और दाब या स्टैंडर्ड तापमान और दाब।
क्या होता है ये एनटीपी या एसटीपी? सुनो, टेम्परेचर हम एनटीपी या एसटीपी पे लेते हैं भाई 273 केल्विन, और जो हमारे पास प्रेशर होता है एनटी एसटीपी वो लेता है भाई 1 atm। पता है आपको, ये वायुमंडलीय दाब होता है और ये अपन लेते हैं भाई टेम्परेचर। और मैंने कहा था पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हम जो टेम्परेचर लेंगे वो टेम्परेचर किस में लेंगे भाई? केल्विन में। किस में लेंगे भाई? केल्विन में। पता है ना आपको केल्विन किस प्रकार चेंज होता है? केल्विन किस चेंज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, पूरा तो इतना होता है लेकिन हम 273 ले लेते हैं। सेल्सियस को अगर आपको केल्विन बदलना है तो उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए, अपने पास आपके पास क्या आ जाएगा भाई? केल्विन। ये अपने पास है एनटीपी की कंडीशन या एसटीपी की कंडीशन। इस कंडीशन बोलते हैं कि टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है और प्रेशर आपका क्या है? 1 atm। तो देखो अगर हमको एनटीपी भी निकालना है तो टेम्परेचर कितना रखूंगा भाई? 273 डिवाइड बाय प्रेशर कितना रखेंगे अपन? 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वॉल्यूम आपके पास आएगा 22.4 लीटर। कितना आएगा भाई? 22.4 लीटर। ये है भाई अपने पास 1 मोल गैस का आयतन। ये क्या है अपने पास? इसको लिख देता हूं यहां पर, आदर्श गैस समीकरण। ये अपने पास है भाई 1 मोल गैस का आयतन। सुनो ध्यान से, क्या होगा? 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है भाई? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। भाई जब हमने 1 मोल अवयवी कणों के भार की बात की उसे बोला था हमने मोलर मास। इसे बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। इसे क्या बोलेंगे हम? मोलर वॉल्यूम। इसे क्या बोलेंगे हम? मोलर वॉल्यूम। ये अपने पास है मोलर आयतन। उस मोलर आयतन का मान कितना होता है भाई? 22.4 लीटर। और ये कैसे आया कि सामान्य ताप और दाब पर जब हमने आदर्श गैस समीकरण लगाया तो हमारे पास आयतन का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आयतन कितना आ गया? 22.4 लीटर। यानी एनटीपी पर या एसटीपी पर जो 1 मोल गैस का आयतन है वो कितना होता है भाई? 22.4 लीटर। कितना होता है? इंपॉर्टेंट बात है, कितना होता है भाई? 22.4 लीटर। ये है अपने पास मोल के बारे में कुछ तथ्य हैं। यानी मोल को हम अवयवी कण के रूप में, मोल को मास के रूप में और मोल को हम वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप अवयवी कण के रूप में लिख रहे हो तो आप कहोगे कि 1 मोल में कितने अवयवी कण होते हैं भाई? Na। और Na क्या होती है भाई? अवोगाद्रो संख्या। उसका मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। जानते हो आप इस चीज के बारे में। फिर हमने कहा कि 1 मोल अवयवी कणों का जो भार है उसे बोलेंगे हम उसका मोलर मास। और अगर आपके पास अवयवी कण एटम है यानी परमाणु है उसे बोलोगे आप ग्राम परमाणु भार। अगर आपके पास मॉलिक्यूल है उसे बोलोगे ग्राम अणु भार। अगर आपके पास आयन है उसे बोलोगे आप ग्राम सूत्र भार। क्लियर है? फिर मैंने कहा वॉल्यूम के बारे में। हम जानते हैं कि गैस समीकरण क्या होता है? PV = nRT। यहां से मैं जब V की फॉर्म निकालूंगा तो आएगा nRT/P। वैल्यू पुट की एनटीपी पर। हम जानते हैं एनटीपी पर टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन और प्रेशर कितना होता है? 1 atm। वैल्यू पुट की तो हमारे पास आयतन कितना आ गया भाई? 22.4 लीटर। तो हम कहेंगे कि एनटीपी पर या एसटीपी पर 1 मोल जो गैस का आयतन है वो कितना आता है भाई? 22.4 लीटर। कितना आता है भाई? 22.4 लीटर। ये बात थी कुछ मोल के बारे में। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल जो गैस का आयतन है वो कितना होता है भाई? 22.4 लीटर। काफी काम आएगा बाद में हमारे, ठीक है? बताने का था जो मैंने आपको बता दिया। और ये समीकरण कैसे आया, किस प्रकार आया? मैंने आपसे कहा है कि जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, उस चैप्टर नाम पदार्थ की अवस्थाएं, तो वहां पर इस चीज की बात कर ली जाएगी। वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कवर करवा दूंगा मैं आपका। लेकिन अभी तो आप ये समझो कि 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर या एसटीपी पर कितना होता है भाई? 22.4। इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर पर, या स्टैंडर्ड। एस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मानक ताप और दाब, और ये अपने सामान्य ताप और दाब। क्लियर है? तो मैं कहूंगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल जो गैस का आयतन है उसे बोलते हैं उसका मोलर आयतन। उसका मान कितना होता है भाई? 22.4 लीटर। तो हमने मोल को आयतन के रूप में लिख दिया, कितना होगा? 22.4 लीटर। मोल को हमने मास के रूप में लिख दिया, बताया था मैंने आपको, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास। हमने मोल को पार्टिकल के रूप में लिख दिया, कितना होता है भाई? Na पार्टिकल। क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से, कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी उसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो क्या है? मैंने आपके सामने डिस्कस किया था अभी ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। देखो मैं एक एक चीज को तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। ध्यान रखना इस चीज का, और ये आपकी केमिस्ट्री की नींव है, इसको आपको मजबूत रखना है, इसको ढीला नहीं करना। ठीक है? ग्राम एटॉमिक मास। अब सुनो, एक तो मैंने बात की थी भाई एटॉमिक मास के बारे में बात की थी, और अब मैं बात कर रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में।
अपने आप आपको अंतर पता लग जाएगा। एक तो अपने पास है ग्राम एटॉमिक मास यानी ये, और एक अपने पास होता है एटॉमिक मास। बताया था मैंने आपको, शुरू में पढ़ाया था सब। एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक परमाणु का जो भार है वो कहलाएगा उसका परमाणु भार। ठीक है, और मैंने कहा था इसकी यूनिट होती है, इसे आप एएमयू में ले सकते हो, इसे आप ग्राम में ले सकते हो, इसे आप यू में यानी यूनिफाइड मास में लेते हो। लेकिन हम पुराने तरीके से काम ले रहे हैं, हम अभी भी इसका एएमयू में उपयोग कर रहे हैं, जबकि आईयूपीएसी क्या कहती है, अब आपको कौन सा यू लेना चाहिए भाई, यू, यूनिफाइड मास। वो खैर चर्चा का विषय नहीं है, वो तो मैंने आपको बता भी दिया। मैं ये कह रहा हूं एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में अंतर है क्या। सुनो, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1 AMU, जानते हैं हम। मैं कहूंगा एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 एटम, यानी एक परमाणु का जो भार है, हिंदी में लिखो तो एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार क्या कहलाता है, उसका परमाणु भार। और उसको किस में लिखते हैं हम, एओम्यू। जैसे मैं हाइड्रोजन लिख लूं तो 1 एमयू, जैसे मान लो मैं कार्बन के लिए लिखूं तो 12 AMU, जैसे मैं सल्फर के लिए लिखूं तो 32 AMU। इसके अलावा मैं जैसे मान लो, और जैसे मान लो ऑक्सीजन के लिए लिख दिया 16 AMU, इस प्रकार से। यानी एक परमाणु का जो भार है वो कहलाएगा उसका एटॉमिक मास। अब कहोगे सर ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो हमने कहा था ग्राम एटॉमिक मास कब यूज होगा, जब आप लोगे एक मोल परमाणु। कितने लोगे, विशेष बात सुनना, ग्राम जब यूज ले लिया तो आप कहोगे उसे एक मोल। क्यों, मैंने आपको लिखवाया था अभी पिछले वाले स्लाइड में, बताई थी आपको कि मोल को आप 3 रूप में ले सकते हो, उसे आप परमाणु के रूप में लिख सकते हो, उसे आप अणु के रूप में लिख सकते हो, उसे आप आयन के रूप में भी लिख सकते हो। मैंने आपसे कहा एक मोल परमाणु का भार कहलाता है मोलर मास। क्या कहा था मैंने, एक मोल अवयवी कणों का भार क्या कहलाता है भाई, मोलर मास। अगर आपके पास अवयवी कण परमाणु है, सुना बात ध्यान से, मैंने आपसे कहा था एक मोल अवयवी कणों का भार उसका मोलर मास कहलाता है। फिर मैंने कहा था आपसे कि अगर आपके पास अवयवी कण परमाणु है तो उसका मोलर मास क्या होगा, ग्राम परमाणु भार। मतलब ग्राम परमाणु भार किसका भार है, मैं कहूंगा ये है अपने पास एक मोल परमाणु का भार। किसका भार है, एक मोल परमाणु का भार। अगर एक परमाणु का भार है उसे बोलेंगे हम एटॉमिक मास, और अगर एक मोल परमाणु का भार है उसे क्या बोलेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास। उसे क्या बोलेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, कहने मतलब ये एक एटम का भार है उसे बोलेंगे हम एटॉमिक मास, और एक मोल परमाणु का भार है उसे बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। या मैं कह सकता हूं 6 ये मैं कह सकता हूं Na परमाणु का भार, ये कह सकते हैं ना अपन, Na परमाणु का भार, ये कह सकते हो आप 6.022 परमाणु का भार। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई, हम कह रहे थे कि एक परमाणु का भार कहलाएगा उसका एटॉमिक मास, और हमने कहा एक मोल परमाणु का भार क्या कहलाएगा, उसका ग्राम अणु भार। हम जानते एक मोल में कितने अवयवी कण होते हैं, Na, तो Na परमाणु का जो भार होगा वो भी क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। हम जानते Na किसके बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23, तो इसका जो भार होगा वो भी क्या कहलाएगा हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एक मोल परमाणु का या Na परमाणु का या 6.022 × 10⁻23 परमाणु का जो भार है उसे क्या बोलोगे आप, ग्राम एटॉमिक मास। और अगर एक परमाणु का भार है उसे क्या बोलोगे आप, एटॉमिक मास। अब सुनो कि सर मान लो मेरे को हाइड्रोजन का, भाई ये हाइड्रोजन का जो 1 AMU आपने लिखा है ये क्या है, इसका एटॉमिक मास। अगर मान लो इसको मुझे करना है ग्राम एटॉमिक मास, तो मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, इसे इस प्रकार लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, अगर आपको हाइड्रोजन का अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो आप लिखोगे 1 ग्राम। क्या लिखोगे, 1 ग्राम। अगर आपको कार्बन का लिखना है तो लिखोगे आप 12 ग्राम। अगर आपको ऑक्सीजन सल्फर का लिखना है तो लिखोगे आप 32 ग्राम। अगर आपको ऑक्सीजन लिखना है तो आप लिखोगे भाई 16 ग्राम, 16 ग्राम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ग्राम क्यों लगा दिया, कैसे लगाया आपने, बताओ हमको। कोई डाउट नहीं है, बताऊँ आपको। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा। मैंने आपको बताया था कि 1 AMU किसके बराबर होता है भाई, 1.66 10⁻24 ग्राम। बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अगर मुझे यहां से 1 ग्राम का भार चाहिए तो क्या होगा भाई, 1 AMU डिवाइड बाई 1.66 × 10⁻24, और इसका मान कितना आया था हमारे पास, 6.022
इंटू 10⁻23 AMU। बताओ आया था ही नहीं आया था? ये आया था। और आप जानते हो इसका जो ये जो है इससे हम लिख सकते हैं Na और साथ में क्या आएगा अपने पास AMU। ये किसके बराबर हो गया भाई? 1 ग्राम। देख लो ना आप, हम जानते थे कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं यहां से 1 ग्राम की वैल्यू निकालूं तो ये पूरी वैल्यू बट्टे में चली जाएगी, लिख दिया मैंने। और जब इसको आप सोल्व करोगे कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। और मैं जानता हूं ये जो अपने पास संख्या है वो होती है अपने पास आओगा तो संख्या, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं Na और साथ में लिखूंगा AMU। तो 1 ग्राम किसके बराबर हो गया भाई? Na इंटू AMU। तो बताओ Na क्या है? 1 मोल। भाई Na क्या है? 1 मोल। और AMU क्या है? सुना ध्यान से बात, क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे? Na इंटू AMU बराबर अपने पास आया 1 ग्राम। Na क्या है भाई? 1 मोल। AMU क्या है भाई? एटॉमिक मास। क्या है भाई? एटॉमिक मास। तो देखो 1 मोल परमाणु का बताओ भार है कि नहीं? 1 मोल परमाणु का भार है कि नहीं? और आप जानते हो 1 मोल परमाणु का भार क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो मैं कहूंगा जहां पर AMU है अगर वहां पर हम ग्राम लगा दें तो बताओ क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। पता लग गया ये फॉर्मूला कहां से बन गया है? मैंने आपको रटवाया नहीं है, विथ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप AMU को हटा के अगर ग्राम लगा देते हो तो सीधा किस में चेंज हो जाएगा? वो ग्राम एटॉमिक मास में। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर यहां से 1 ग्राम की वैल्यू निकालूंगा तो ये पूरी इक्वेशन चली जाएगी बट्टे में, इसका मान आएगा इतना। और हम जानते हैं इसको बोलते हैं हम Na, इसे बोलते हैं अवगाद्रो संख्या। तो Na इंटू AMU, हम जानते हैं Na बराबर क्या होता है? 1 मोल। और AMU किसके लिए यूज करते हैं हम? एटॉमिक मास के लिए। मतलब 1 मोल परमाणु का भार किसके बराबर होगा? 1 ग्राम के। तो कार्बन के मान लो 12 है तो 12 ग्राम के बराबर होगा। सल्फर का 32 है 32 ग्राम के बराबर होगा। अगर ऑक्सीजन का 16 है तो किसके बराबर होगा भाई? 16 ग्राम के। ध्यान देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर आप AMU की जगह अगर ग्राम लगा देते हो तो किसका क्या बन जाएगा? वो ग्राम एटॉमिक मास। यानी अब कहने का मतलब अलग हो गया। क्या अलग हो गया? ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि एटॉमिक मास क्या है और ग्राम एटॉमिक मास क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा वो विद डिटेल आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा भाई। मैंने कहा एटॉमिक मास क्या है कि एक परमाणु का भार कहलाता है एटॉमिक मास, उससे किस लिखते हैं हम? AMU से। फिर मैंने कहा ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 1 मोल परमाणु का भार, Na परमाणु का भार 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। फिर हमने रिलेशन देखा, उससे हमको पता लग गया कि Na इंटू AMU किसके बराबर होता है? ग्राम। हम जानते हैं Na 1 मोल है, AMU हमारे पास एटॉमिक मास है, मतलब 1 मोल परमाणु का भार किसके बराबर होता है? 1 ग्राम के। तो अगर मान लो 12 है तो 12 के बराबर होगा, 32 है तो 32 के बराबर होगा, 16 है तो 16 के बराबर होगा। अंतर किसका होगा भाई? ओनली फॉर ओनली ग्राम का। और ग्राम अगर आपने ले लिया तो कहलाएगा 1 मोल परमाणु का भार। इसका मतलब क्या हुआ? अब सुनो ध्यान से बात। अब हम जो कहेंगे उस कहने में दिन रात का अंतर होगा भाई। कैसे अंतर होगा? मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास हाइड्रोजन का एक बार तो है 1 AMU और एक बार आपके पास है 1 ग्राम। तो बताओ ये जो दोनों टर्म्स है वो सेम है या अलग अलग है? तो आप क्या कहोगे? अगर सर आपने हाइड्रोजन के 1 AMU की बात की है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार है। लेकिन सर अगर आपने 1 ग्राम कहा है तो ये हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार है। बताओ बात सही है कि नहीं? यानी 1 AMU का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार। बातों को ध्यान समझ लेना। और 1 ग्राम का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार। बात क्लियर है? अगर आपने AMU की जगह ग्राम लगा दिया तो सीधे किस में चेंज हो जाएगा? वो 1 मोल में। अगर आपने AMU रहने दिया तो क्या रहेगा भाई? उसका एटॉमिक मास। तो अगर आपसे मैं ये कह रहा हूं कि 1 AMU हाइड्रोजन, समझ जाना कि हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार है। मैं कह रहा हूं आपसे 1 ग्राम हाइड्रोजन, मैंने आपसे क्या कहा? 1 ग्राम हाइड्रोजन। इसका मतलब होगा अपने पास कितनी हाइड्रोजन है? 1 मोल हाइड्रोजन। इसका मतलब ये होगा अपने पास कितनी हाइड्रोजन है? Na हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास इतनी हाइड्रोजन है। देखो हमने एक ही चीज से कितनी चीजें निकाल ली। बात समझ में आ रही है? तो एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है पता लग गया आपको? फर्क AMU का और किसका होगा? ग्राम का। अगर ग्राम लगा दिया तो 1 मोल का, अगर नहीं लगाया तो 1 परमाणु का। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे हम ग्राम
मोलिकुलर मास के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पढ़ाया था वो पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।